अस्सलाम एवरीवन। इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे लैरिंग्स की एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के चैप्टर के साथ। और इसमें मैं आपको बताऊंगी पहले लेरेंजियल डिफ्थेरिया। ज़रा सा शुरू में बस एक तेज़ी से ओवरव्यू दूंगी क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज़ का ही टॉपिक है। फॉशियल डिफ्थेरिया हम पढ़ चुके हैं जो बेन एससीक्यू में आता होता है। और फिर मैं आपको बताऊंगी एडीमा ऑफ द लैरिंग्स जो आपका एससीक्यू में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, लेरेंजियल डिफ्थेरिया क्या है? मैंने आपको जिस तरह फॉशियल डिफ्थेरिया बताया था, फॉशियल वॉज लिमिटेड टू द ओरोफेरिंग्स। और हमने डिफ्थेरिया कहा था कि ऐसी डिजीज़ है जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जिसका कोराइनी बैक्टीरियम डिफ्थेरी जो हमारा एक बैक्टीरिया है। ठीक है, कोराइनी बैक्टीरियम डिफ्थेरी उसका नाम है। और वो क्या करता है कि वो आपके थ्रोट में इन्फेक्शन करता है एंड देन उसके बाद वो बना देता है एक ग्रेइश कलर की मेम्ब्रेन ओवर योर टॉन्सिल्स। हमने टॉन्सिल्स और थ्रोट में इसको पढ़ा था जब हम ओरोफेरिंग्स पढ़ रहे थे। तो हमने कहा था कि पूरा हमारा जो ओरोफेरेंजियल एरिया है यानी जो बैक वॉल है उसकी जो साइड का म्यूकोजा है और जो टॉन्सिल्स है वो ग्रेइश मेम्ब्रेन से कवर कर देता है ये। और अगर वो मेम्ब्रेन नीचे तक एक्सटेंड करे तो वो नीचे चली जाती है आपके लेरिंगोफेरिंग्स में। और लेरिंगोफेरिंग्स यानी कि लैरिंग्स के पोर्शन को जब वो इन्वॉल्व करती है तो वहां पर तक मेम्ब्रेन जब एक्सटेंड करती है तो लैरिंग्स के पोर्शन काफी नैरो है एज कम्पेयर टू ओरोफेरिंग्स। ठीक है, तो वहां पर जाकर मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा सिवियर सिम्टम्स करने लग जाती है बिकॉज जाहिर है कि इन्फ्लेमेशन भी साथ चल रही होती है, एडीमा हो रहा होता है, वो मेम्ब्रेन की वजह से सही तरह से सांस नहीं लिया जा रहा होता। तो ये सारे फीचर्स होते हैं जब वो बेसिकली जो मेम्ब्रेन वो बनाता है। तो ये तो होगी हमारे पास कॉज की, इसकी कॉज सिंपल सी वही है और लेरिंग्स तक वही चीज एक्सटेंड कर जाती है तो लेरेंजियल डिफ्थेरिया हो जाती है। पैथोलॉजी क्या होती है? मैंने आपको बताया कि वही जो टफ मेम्ब्रेन बनती है जिसको हमने कहा था ग्रे कलर की सूडो मेम्ब्रेन होती है, वो बहुत ज्यादा एडहेरेंट होती है विद द अंडरलाइंग म्यूकोजा। ठीक है, और वो मेम्ब्रेन जब आपके नीचे लेरिंग्स और अगर उससे भी नीचे आ जाती है ट्रेकिया तक एक्सटेंड कर जाती है तो फिर वो कंप्लीटली रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट भी कर सकती है, एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है और उसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाती है सांस लेना, बोलना एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन प्रॉब्लम है पैथोलॉजी है। और दूसरी जो बात है डिफ्थेरिया के साथ स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं, उसको आपने कभी भी नहीं भूलना होता, वो ये है कि डिफ्थेरिया का टॉक्सिन ब्लड में भी सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो जो डिफ्थेरिया का टॉक्सिन होता है इट कैन कॉज डैमेज टू द हार्ट और हार्ट के मसल को डैमेज करता है तो मायोकार्डाइटिस हो जाता है। तो ये बात आपने नहीं भूलनी। और ये न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी कर सकता है जो डिफ्थेरिया का टॉक्सिन है यानी उसका जो एंटीजन है। तो ये बात ना बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। आई एम अगेन वेरी मच सॉरी कि आपको ये वाला जो प्रॉब्लम होता है फोकस का, कैमरा फोकस नहीं हो पाता है। इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट, बहुत जल्द ये ठीक हो जाएगा। ये मोबाइल की वजह से होता है इसलिए आई विल मैनेज दिस, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, सो मायोकार्डाइट मैंने बताया आपको कि जो डिफ्थेरिया है वो लोकल तो है ही है ना, वो तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो कर ही रहा है जो कर है। उसके बाद उसका टॉक्सिन मायोकार्डाइटिस और न्यूरोलॉजिकल डैमेज करता है। इसको वाइवा में लिखते हुए भी एससीक्यू में बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। ये आपने किसी भी डिफ्थेरिया में नहीं भूलना, चाहे वो फॉशियल डिफ्थेरिया है चाहे लेरेंजियल डिफ्थेरिया है। फीचर्स क्या क्या आएंगे? जनरली बुखार होगा, मलेज, बॉडी एक्स होंगी और बहुत ज्यादा बच्चा जो है वो, बच्चों को क्योंकि अक्सर होता है ये, बहुत टॉक्सिक लगता है बच्चा, उसकी पल्स बहुत वीक हो चुकी होती है, हार्ट रेट तेज हो चुका होता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद लेरिंग्स पे आपको सूडो मेम्ब्रेन नजर आती है और इस मेम्ब्रेन की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इसको हम जब उखाड़ने की कोशिश करते हैं तो ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ऑन अगर हम उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो ब्लीड करती है, तो ये बात आपने याद रखनी है, हर मेम्ब्रेन ब्लीड नहीं करती। उसके बाद जो लेरिंग्स में उसके होने की वजह से सिम्टम होंगे वो जाहिर सी बात है होर्सनेस आ जाएगी वॉइस में। और जो कफ होती है वो क्राउपी इन नेचर है। क्राउपी क्या होती है? बार्किंग टाइप ऑफ कफ, क्योंकि आपकी जब वोकल कॉर्ड्स इन्वॉल्व होती हैं तो ऐसे बच्चा खांसते जैसे पता नहीं बहुत जोर से बार्क कर रहा हो, जैसे जैसे एक डॉग बार्क करता है ना, उस किस्म की बार्किंग कफ होती है, बहुत जोरदार कफ, दैट इज कॉल्ड एज क्राउपी कफ होगी। और फिर डिस्निया तो जाहिर होगा ही होगा क्योंकि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है। एंड देन हमारे पास जो बुल्स नेक अपीयरेंस है, मैं आपको उसकी तस्वीर भी दिखा दूंगी, या फिर आप कोई ऐसे मसला नहीं, सिर्फ ये कि जो आपके नेक के लिम्फ नोड्स हैं वो सारे स्वेल हो जाते हैं ना, तो गर्दन बहुत मोटी सी हो जाती है, उसको बुल्स नेक अपीयरेंस कहते हैं। तो एमसीक्यू में बात आती होती है बुल्स नेक अपीयरेंस किसकी कंडीशन की जो है वो एक हमारे पास मैनिफेस्टेशन है, तो वो डिफ्थेरिया की होती है। डायग्नोसिस क्लिनिकली हम कर लेते हैं लेकिन फिर भी हम स्वैब इसलिए लेते हैं ताकि कंफर्म कर लें कल्चर करा के यही है। ट्रीटमेंट में 3 एज बस याद रखने हैं। कोई भी डिफ्थेरिया मतलब चाहे फॉशियल हो चाहे लेरेंजियल हो के पहले आपने सबसे एंटीटॉक्सिन देना होता है। हर डिजीज में आप एंटीटॉक्सिन नहीं देते, इसीलिए डिफ्थेरिया को याद रखना है क्योंकि इसका टॉक्सिन ब्लड में ये दोनों चीजें कर देते हैं, इसलिए फॉरन एंटीटॉक्सिन एडमिनिस्टर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स नीड। उसके बाद एंटीबायोटिक आपने देनी है जो सूटेबल है, बेंजाइल पेनिसिलिन मोस्ट कॉमनली देते हैं, में एयरवे को मेंटेन करना है। अगर बच्चे को सांस लेने में बहुत ज्यादा मसला है तो या तो आप उसे इंट्यूबेट करेंगे या फिर आप उसकी ट्रेकियोस्टमी करेंगे, तो आपने लाजमी उसे करना है, कंप्लीट बेड रेस्ट पे रखना है।
नहीं ठीक करते तो कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले तो ज़ाहिर है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है पूरी की पूरी। फिर ये इन दोनों की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, हार्ट का फेलियर की तरफ जा सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में पैरालिसिस कर सकता है, स्पेशली आपके पैलेट के, जो आपके मुंह में पैलेट के मसल्स हैं उनका, ठीक है, या फिर लैरिंग्स में तो लैरिंग्स के मसल्स का पैरालिसिस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लैरिंजियल डिफ्थेरिया। नाउ विल डिस्कस एडिमा ऑफ लैरिंग्स। ओके, नाउ कंटिन्यूइंग अप विद द एडिमा ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, ये आपका एससीक्यू में बार बार रिपीट होने वाला एक क्वेश्चन है और इंतहाई सिंपल है। जो भी हम टॉपिक्स पढ़े हैं इनमें तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं, ठीक है, आप सब खुद से भी लिख सकते हैं, बस आपको एक जनरल से नॉलेज होनी चाहिए। तो आपने इनको बस एक नज़र आप वीडियो भी देख लेना और आपके जहन में ये बात बैठ जाती है, हेडिंग्स बैठ जाती हैं, वेरी मच इनफ, आपको बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। सो एडिमा ऑफ लैरिंग्स क्या होता है, एडिमा किसी भी जगह का है जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में आपका फ्लूइड की कलेक्शन हो जाती है, क्योंकि जो आपका फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेसेस में इकट्ठा होने लग जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में इकट्ठा होने लग जाता है, उसको हम एडिमा कहते हैं। और हमारे पास एडिमा ऑफ लैरिंग्स को हम एडिमा ग्लोटाइटिस भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन उसका मतलब एडिमा ग्लोटाइटिस कहने का ग्लोटाइटिस, ठीक है, का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं होता कि ये ग्लोटिस के रीजन का एडिमा है। एडिमा ऑफ लैरिंग्स इज कॉमन इन द सुप्राग्लोटिक पार्ट ऑफ लैरिंग्स एंड इन सबग्लोटिक पार्ट ऑफ लैरिंग्स। ये बात याद रखनी है, एमसीक्यू में आती है, ठीक है। क्यों नहीं है ग्लोटिस में, क्योंकि ग्लोटिस में हमारे पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं और वोकल कॉर्ड्स में आपने देखे हैं कि कितने हमारे पास ऐसे फाइब्रोमस्कुलर से बैंड्स है वोकल कॉर्ड्स। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हमारा बेसिकली ये जो बैंड से होते हैं इनमें कनेक्टिव टिश्यू का मटेरियल बहुत कम होता है। आप खुद सोचें कि ये एक पूरा जो सुप्राग्लोटिक पोर्शन है ये एक पूरा बाकायदा म्यूकोजा लाइन पोर्शन है जिसमें मसल्स हैं और फलानी चीज़ें हैं, नीचे जो सब म्यूकोजा है वो भी एक म्यूकोजा लाइन पोर्शन है, लेकिन ग्लोटिस में तो सिर्फ वोकल कॉर्ड्स है ना मेनली, और वोकल कॉर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग एंड टफ बैंड्स हैं, तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू बहुत कम है, उतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं है जैसा कि ऊपर और नीचे में फैला हुआ है। यहाँ पर म्यूकोजा के नीचे हमेशा सब म्यूकोजा में कनेक्टिव टिश्यू होता है और बहुत ज़्यादा होता है, जबकि वोकल कॉर्ड्स में कनेक्टिव टिश्यू है, डेफिनेटली है, क्योंकि ये भी एपिथेलियम है इनके पास कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन इनका उतना फैला हुआ नहीं है, इनका स्ट्रॉन्ग है, टफ है, ज़्यादा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कोलेजन फाइबर्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये एरिया ज़्यादातर एडिमा में इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि ऊपर और नीचे वाला एरिया जहाँ लूज कनेक्टिव टिश्यू है ज़्यादा वो इन्वॉल्व होते हैं। ये बात याद रखनी है, ये एमसीक्यू और वाइवा में आने वाली बात है, याद रखनी है, ठीक है। सुप्रा और सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अक्सर आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं एमसीक्यू में, एडिमा ग्लोटाइटिस इज मोस्ट कॉमन इन, एंड देन वो आपको ग्लोटिस देंगे सबसे पहले और फिर आपको कोई सुप्राई सब ग्लोटिस का पोर्शन देंगे। तो ज़ाहिर बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा होता वो देखते हैं कि एडिमा ग्लोटाइटिस है तो मोस्टली ग्लोटिस में ही होगा, बट दिस इज नॉट द केस, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। देन हमारे पास कॉज क्या होते हैं, जिस तरह हम हमेशा कॉज बनाते हैं इन्फेक्शियस, इन्फ्लेमेटरी, ट्रोमैटिक, नियोप्लास्टिक, और वैसे हम कंजेनिटल को रखते हैं, लेकिन यहाँ पर कंजेनिटल नहीं होता, यहाँ पर एक पांचवा रख लें आप, रेडिएशन, ठीक है। इन्फेक्शंस में क्या क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं अभी मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं, जिस तरह एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में हमने कहा था एडिमा होता है, फिर हमने कहा था कि लेरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस, तो हमने बात की थी जब इसे पिछली वीडियो में लेरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस की, उसमें भी लैरिंग्स का एडिमा हो रहा होता है। फिर अभी हमने इससे पहले बात की है डिफ्थेरिया की, जिसमें मेम्ब्रेन बनती है और नीचे थोड़ा बहुत एडिमा हो रहा होता है। फिर हमने आगे हम बात करेंगे अभी क्रॉनिक लेरिंजाइटिस, अच्छा उसमें तो इतना एडिमा नहीं होता। उसके बाद हम और भी अभी बात करेंगे सिफिलिस और ट्यूबरकुलोसिस वगैरह की। तो जितनी भी आपकी इस चैप्टर में हम डिजीजेस पढ़े वो सारी एडिमा ही कॉज कर रही है, ठीक है। सो इन्फेक्शियस कॉजेज ये सारी हो जाएंगे जो कि कोई ऑर्गेनिज्म आपका एडिमा कॉज करता है। अच्छा, ट्रॉमेटिक हमारे पास क्या होती है कि आपकी कोई इंजरी हुई है टूवर्ड द लैरिंग्स, जैसे मैंने आपसे कहा था कि किसी ने टांग मतलब किक मार दी है या फिर कोई सर्जरी हो रही थी उस एरिया की आपकी इंजरी होगी, या फिर इंट्यूबेशन करते हुए इंजरी होगी, ठीक है। इंट्यूबेशन करते हुए बहुत कॉमनली इंजरीज हो जाती हैं, अगर आपका कोई पर्सन है जो अनस्किलफुल है तो उससे इंजरी होने का चांस ज़्यादा होता है। और फिर अगर वही वाली बात है कि किसी ने चाहे सुसाइडल या होमिसाइडल या किसी भी रीजन से कोई टॉक्सिक चीज़ पी ली है तो वो डेफिनेटली एडिमा कॉज करेगी, वो ट्रोमेटिक होगा। इन्फ्लेमेटरी या एलर्जिक इसको आप कर लें, आपका होता है इसमें एंजियोनेरोटिक आता है। एक तो एंजियोनेरोटिक होता कब है कि हमारे पास जब C1 कॉम्पोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट जो है ना, आपको पता है हमारा एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है बॉडी में जिसमें काफी सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो कि किसी भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वो इन्फ्लेमेशन के टाइम पे एक्टिवेट होता है। तो C1 है ना जो उसको इनहिबिट करने के लिए जो चीज होनी चाहिए, जो उसका इनहिबिटरी फैक्टर है वो एब्सेंट होगा। वो जब एब्सेंट होगा तो C1 इनहिबिट नहीं होता, तो C1 की ओवर एक्सप्रेशन होती है और बॉडी में सिर्फ और सिर्फ
लैरिंग्स में नहीं बल्कि मल्टीपल एरियाज में एडिमा हो रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एंजियोनेरोटिक एडिमा, ठीक है, एंजियोनेरोटिक। तो इन्फ्लेमेटरी में आपकी एक ये कॉज आती है और फिर एक जनरल एनाफाइलैक्सिस, यानी किसी भी चीज़ से आपको एलर्जिक रिएक्शन जब होता है और सिवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो पूरी बॉडी में एडिमा हो जाता है, तो वो आपका एनाफाइलैक्सिस में आता है। नियोप्लास्टिक कैंसरस एडिमा आपको हो सकता है कैंसर ऑफ लेरिंग्स में, लेरिंगोफेरिंग्स, यानी यहाँ पर कोई भी कैंसर होगा तो डेफिनेटली कैंसर सेल्स की ओवर ग्रोथ के साथ थोड़ा बहुत एडिमा हो जाता है, और अगर किसी को रेडिएशन एक्सपोजर है तो भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जो भी कॉजेज हैं, हमने कॉजेज तो इनिमिनेट कर लिया, आपको ये नाम भी याद हो तो आप इनके अंदर तो बातें खुद ही लिख सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स, एडिमा के जो फीचर्स हमने पीछे सारी डिजीजेस में अभी तक पढ़े हैं ना, ग्लोटिस एपिग्लोटाइटिस में पढ़े हैं, ट्रेकियोब्रोंकाइटिस में पढ़े हैं, वो सारे फीचर्स हैं। एडिमा से क्या होता है आप खुद सोचें एक सेकेंड के लिए। एडिमा से वो जगह स्वेल हो जाती है, जब आपका लेरिंग्स की पहली कैविटी इतनी सी है वो इतनी ज्यादा उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, सपोज करते हैं अब ये सारी स्वेलिंग होगी है वॉल्स में, अब दरमियान में रास्ता सिर्फ ये जरा सा बच गया, ये जरा से रास्ते में सांस लेना कितना मुश्किल हो जाएगा, तो आपको सबसे पहले डिस्निया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, उसके बाद जो हवा है वो क्योंकि अब गुजर रही है तो उस रास्ते में फ्रिक्शन मिल रही है, तो आप सांस लेते हुए आवाज भी आएगी, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर होगा पेशेंट को, स्ट्राइडर होता है आवाज आना, बिकॉज अब जो हवा गुजरती है वो स्मूथली नहीं गुजरती बल्कि रास्ते में चीजों से टकराती है, वोकल कॉर्ड से और गलत गलत चीजों से, ठीक है, और ये इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर डिस्निया मेनली होता है, और फिर अगर बहुत ज्यादा होगा तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, फिर उसके लिए हम उसको उस हिसाब से मैनेज करते हैं। इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी से नॉर्मली आपको समझ आ जाती है, लेकिन अगर बहुत नहीं समझ आ रहा तो फिर डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी जनरल एनेस्थीसिया दे के करते होते हैं। फिर ट्रीटमेंट क्या है, अगर पूरी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, बिल्कुल सांस नहीं आ रहा पेशेंट को और बहुत मुश्किल हुआ है उसके लिए तो ट्रेकियोस्टमी कर देंगे, लेकिन अगर और फिर जाहिर सी बात है ड्रग्स देंगे ताकि एडिमा रिजॉल्व हो, जो भी कॉज है उसे ट्रीट करेंगे। अगर पेशेंट की कंडीशन उस वक्त ज्यादा बुरी नहीं है तो आपने फिर एड्रीनलिन का इंजेक्शन देना है ताकि आपका ये जो एंजियोनेरोटिक एडिमा होता है और एनाफाइलैक्सिस है ये एड्रीनलिन से सेटल करते हैं, क्योंकि ये वाइड स्प्रेड होते हैं ना पूरी बॉडी में, तो इसमें हम फौरी तौर पे एड्रीनलिन देते हैं तो आपका एलर्जिक रिएक्शन खत्म होता है। और बाकी जो कंडीशन है हमारी इन्फेक्शियस, ट्रोमेटिक है, ये सारों में आपने मेन एडिमा को ट्रीट करने के लिए स्टीरॉइड्स देने हैं क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, वो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं, और फिर आप कॉज को ट्रीट करेंगे। इन्फेक्शियस है तो जो भी बैक्टीरिया, वायरस, वॉटएवर इज उसे ट्रीट करेंगे। ट्रोमेटिक है तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ डिस्प्लेस है तो उसे ठीक करेंगे, और फिर बाद में खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेटल हो जाती हैं। So this is all about these two topics. If you have any query, you can ask me. Thank you.